चंदन और राघव बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों के पास कोई काम धंधा तो था नहीं। सारा दिन गांव का पूरा चक्कर लगाते और जंगल में घूमने चले जाते। एक दिन पूरे गांव में एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी कि गांव के बैंक में बहुत जल्द लुटेरे डाका डालने वाले हैं। बहुत समय से गांव में डकैती की वारदातें होती जा रही थी। ये बात दोनों दोस्त जानते थे। अरे यार, ये कौन डकैत है? कमाते धमाते नहीं, आसानी से पैसा चोरी करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। मगर ये गलत बात है यार। ऐसे लोगों की मेहनत का पैसा ले लेना कोई अच्छी बात नहीं। तो हमें जाकर इनकी तलाश करनी चाहिए। अगर मिल जाए तो पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो देखो, पुलिस ने उन्हें पकड़ने पर 10,000 का इनाम भी रखा है। दोनों दोस्त इनाम की राशि पाने के लिए अब बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके गांव में ये बैंक लूटा भी ना जाए और लुटेरे पकड़े जाएं। दोनों दिन रात लुटेरों की खोज कर रहे थे। अचानक तभी उनका ध्यान घोड़ों की आवाज पर गया, जो आधी रात को आ रही थी। अरे दोस्त, ये घोड़ों की आवाज कैसी? चलो पीछा करते हैं। दोनों दोस्त घोड़ों की आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच घोड़ों के ऊपर बैठे हुए डकैत किसी मजदूर से बहुत ज्यादा खुदाई करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डकैत वहां से चले जाते हैं। दोनों दोस्त वहां जाकर देखते हैं कि वहां खुदाई से सुरंग बनाने का काम चालू है। वो सुरंग सीधा उनके गांव के बैंक तक जाती है। ये बात वो पुलिस को बताते हैं और पुलिस मौका पाते ही डकैतों को पकड़ लेती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को सूचना देने के बाद ये 10,000 की रकम अब तुम्हारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों दोस्त अब बहुत खुश थे। डकैत उनसे कहता है, हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं बाहर निकलकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे जाओ जाओ, लोगों को ठगने वाले, लोगों की मेहनत का पैसा लेने वाले, जाओ और जाकर जेल में चक्की पीसो, धमकी नहीं चलेगी। दोनों दोस्त बड़े इतराते हुए अपने घर 5-5 हजार रुपए ले जाते हैं और नया बिजनेस शुरू करते हैं ताकि अब वो अपनी मेहनत से कमा सके और अपना जीवन अच्छे से बिता सके। एक दिन चंपा अपने पति के साथ अपने मायके से वापस लौट रही थी। कई दिनों बाद उसका पति उसे घर ले जाने के लिए आया था। चलते चलते अंधेरा होने ही वाला था कि चंपा के पति ने उससे कहा, अरे चंपा, अंधेरा होने ही वाला है, अभी घर बहुत दूर है। आज तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। क्यों ना हम जंगल के रास्ते से चलें? हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे इस तरह। अपने पति की बात पर चंपा कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतने दिन हो गए, घर जाने का तो मन ऐसा हो रहा है कि जितना जल्दी पहुंचकर आराम कर लूं उतना अच्छा है। आप जैसा कहते हैं वही ठीक है। दोनों पति पत्नी जंगल के छोटे रास्ते से अपने गांव की तरफ चल पड़े। चंपा की माँ ने एक खाने का डब्बा चंपा को दिया था ताकि रास्ते में भूख लगने पर दोनों पति पत्नी बैठकर खा सकें। अजी, सुनते हो, कितना प्यारा मौसम है और ये पेड़ देखो कितना घना है। चलिए यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी तो घर बहुत दूर है। दोनों पति पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू ही करने वाले थे कि अचानक एक साधु उन्हें दिखाई पड़ा। साधु ने उन्हें देखकर कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। चंपा बहुत हैरान थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन अब दोनों पति पत्नी के पास उस साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बाबा, क्या आप ये खाना खाओगे? मेरी माँ ने बड़े चाव से बनाकर भेजा है और ये देखो, ये लड्डू भी है। भिक्षाम देहि। साधु बड़ी खुशी के साथ वो भोजन ग्रहण करता है और चंपा को आशीर्वाद देता है। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये रास्ता हमारे गांव की तरफ छोटा पड़ता है, तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ना हम इसी रास्ते से जाएं। ये तुमने अच्छा निर्णय नहीं लिया।
इस घनघोर जंगल में बहुत सारे बाघ रहते हैं, पर कोई बात नहीं, आज मैंने बहुत दिनों के बाद भोजन किया है। यहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं, इसीलिए बिना भिक्षा के मैं खा नहीं सकता। तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगर तुमने अपने दुपट्टे से किसी भी बाघ को छुआ तो वो सोने में बदल जाएगा और तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। चंपा और उसका पति साधु को प्रणाम करते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। अचानक जैसे ही वो गांव पहुंचने वाले थे, एक बाघ उनके सामने आ जाता है और बाघ चंपा के पति पर हमला कर देता है। चंपा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। तुरंत वो अपना दुपट्टा बाघ को लगाती है। बाघ जिस हालत में भी था वो तुरंत सोने में बदल जाता है। अरे शुक्र है साधु बाबा ने ये चमत्कार, ये जादू जो मुझे दे दिया, उससे तुम्हारी जान बच गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ चंपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सोने के बाघ को वहीं छोड़कर अपने घर शांति से लौट आते हैं। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। एक बड़े नगर के पास एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास 2 गायें थी। वह बहुत ही ईमानदार था और ईमानदारी से दूध बेचने नगर जाता था। उसने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। एक दिन बिरजू को एक और ग्वाला मिला जो बड़े शहर में अपना दूध बेचकर आ रहा था। अरे बिरजू, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या करते हो तुम? मैं पास ही के नगर में दूध बेचता हूँ। कितनी गाय हैं तुम्हारे पास? 2 गाय। कब से कर रहे हो यह काम? 2 साल से कर रहा हूँ भाई। तो क्या 2 साल में तुमने कोई तरक्की नहीं की? तरक्की का तो पता नहीं, पर तसल्ली बहुत है। मैं पूरी ईमानदारी से दूध बेचता हूँ, कोई मिलावट नहीं करता और चैन की नींद सोता हूँ। अरे इस तरह तो तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास बहुत सी गाय हो, तुम्हारे पास एक बड़ा घर हो, नौकर चाकर हो? ये सब कौन नहीं चाहता, पर यह संभव कैसे है? अरे देखो, थोड़ा सा दूध लो और उसमें पानी मिला लो। आजकल सब यही करते हैं। आज के ज़माने में असली दूध पचता किसको है? हाँ, मैं कुछ समझ रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। आजकल किसी को असली दूध नहीं पचता। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, तभी मैं तरक्की कर पाऊंगा। अगले दिन बिरजू ने भी दूध में पानी मिलाना शुरू किया और नगर में बेच आया। इससे उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए। अरे वाह, आज तो मैंने 100 रुपये अधिक कमाए। मज़ा आ गया। और इस तरह लालच में आकर बिरजू दूध में खूब पानी मिलाता और उसे बेचने लगा। पर एक एक करके उसके ग्राहक कम होते चले गए। अरे आज भी दूध बच गया, अब कैसे कमाई करूं? मैं जितना पानी रोज मिलाता हूं उतना ही दूध बच जाता है। पिताजी से पूछता हूं कि क्या करूं। और बिरजू ने सारी बात अपने पिता को बताई। बेटा, इस तरह किसी की बातों में आकर अपना व्यापार खराब नहीं करना चाहिए। बेईमानी करके कोई खुश नहीं रह सकता। अब तुम कल से ईमानदारी से ही अपना काम शुरू करो और बिना मिलावट के दूध बेचो। ठीक है पिताजी। और बिना मिलावट का दूध बेचने के बाद बिरजू के ग्राहक फिर से वापस आ गए। सीख, ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। रीता और शबनम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उनके गांव से स्कूल बहुत दूर था। हर रोज स्कूल के लिए जाना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती थी। चाहे वो दिन में कितनी भी जल्दी स्कूल के लिए ना निकलें, लेकिन स्कूल पहुंचते पहुंचते हमेशा उनके 2 से 3 पीरियड मिस हो जाया करते थे और वो देर से ही स्कूल पहुंचा करती थी। आज भी हमारी क्लास मिस हो गई। ये जंगल के रास्ते से कल आकर देखेंगे, क्या पता हम जल्दी पहुंच जाएं। हाँ, तू ठीक कहती है शबनम, कल हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन दोनों बहनें जंगल के रास्ते से स्कूल के लिए जल्दी पहुंचने की योजना बनाती हैं और दोनों पहुंच भी जाती हैं। लेकिन अचानक उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े पत्थर से होती है। वो पत्थर देखने में बहुत खूबसूरत था। जैसे ही शबनम उस पर हाथ लगाती है,
उसमें से घोड़े की परी निकलकर बाहर आ जाती है। घोड़े जैसी परी, तुम कौन हो? परी उनसे कहती है, मैं सालों से इस शिला पर थी। मुझे श्राप मिला था कि जब तक मुझे कोई बुद्धिमान योग्य लड़की हाथ नहीं लगाएगी तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शबनम है और ये मेरी बहन है। शबनम, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम बहुत नेक हो, समझदार हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। तभी शबनम परी से कहती है, क्या सच में तुम हमारे लिए कुछ कर सकती हो? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होता? बताओ क्या करूं? हर रोज स्कूल जाते समय मुझे और मेरी बहन को बहुत देर हो जाती है। मुझे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है, अपनी गरीबी को दूर करना है, लेकिन क्या करूं? ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। मेरी बहन भी पढ़ना चाहती है। जब तक हम स्कूल पहुंचते हैं हमें बहुत देर हो चुकी होती है, जिस कारण हम 3-4 क्लास मिस कर देते हैं और हमारे नंबर कम आते हैं। क्या तुम हमारी कुछ मदद करोगी परी? परी तुरंत एक बड़ा सुंदर सा सफेद रंग का घोड़ा वहां पर प्रकट कर देती है। घोड़ा इतना सुंदर होता है कि दोनों बहनें देखकर चिल्लाती है, कितना सुंदर है। आज से ये घोड़ा तुम्हारा है। तुम इस घोड़े पर बैठो, ये तुम्हें जैसे ही बैठोगी तुरंत स्कूल पहुंचा देगा। 1 सेकंड के अंदर अंदर ये मीलों का सफर तय कर सकता है। मगर एक शर्त याद रखना, जंगल से बाहर इसे नहीं ले जाना। जैसे ही स्कूल पहुंचो जंगल के पास ही उतर जाना, ताकि तुम्हें और इस घोड़े को एक साथ कोई ना देखे। अगर किसी ने देख लिया तो जादू हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सच ऐसा है क्या? दोनों बहनें तुरंत घोड़े पर बैठती हैं और उसे आदेश देती हैं, चलो हमारे स्कूल के कोने तक ले जाओ और ध्यान रखना तुम्हें तो जंगल में ही रहना है, वहां तक पहुंचाना जहां से हम जल्दी से स्कूल पहुंच जाएं। पलक झपकते ही घोड़ा उन्हें स्कूल के पास उतार देता है। दोनों बहनें समय से पहले स्कूल पहुंच जाती हैं और बहुत खुशी खुशी अपनी पढ़ाई में लग जाती हैं। बूढ़ी दादी की सोने की मुर्गी। सुमित्रा नाम की एक औरत थी जो हमेशा बहुत मेहनत के साथ मिट्टी के बर्तन बनाती और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करती थी। अब वो धीरे धीरे काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपना सारा काम अपने बेटे को सिखाती है। अब उसका बेटा और बहू व्यापार चलाने लगते हैं। वे भी मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचते हैं। अपनी बुढ़ापे के कारण अब सुमित्रा दिन रात घर में ही रहती और आराम करती थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने हाथ से चुपचाप बैठकर एक मुर्गी बनाई। उसे सुनहरे रंग का रंग दिया और अपने एक टेबल पर रख दिया। अब सुमित्रा हर रोज उस मुर्गी को दिन में 10 बार देखती और दोबारा एक गठरी में बांधकर रख देती। ये प्रक्रिया वो हर रोज करीब 10 बार करती थी। ऐसा करते हुए एक दिन सुमित्रा की बहू उसे देख लेती है। हाय राम, माँ जी के पास सोने की मुर्गी। सारा दिन तो माँ जी आराम करती है, सारा सोना दबा कर बैठी है और हम पति पत्नी इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाय राम, मेरे तो हाथों में छाले तक पड़ गए रे। सुमित्रा की बहू यशोदा ये बात उसके बेटे को बताती है। सुना तुमने? मैंने देख लिया है, तुम्हारी माँ के पास सुनहरी मुर्गी है, फिर भी हमें ये 2 टके का काम करना पड़ रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ के पास कोई भी सोने की चीज नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। उन दोनों को बात करता हुआ एक चोर सुन लेता है। दोनों लगातार सुनहरे मुर्गी का नाम लेते जा रहे थे। आज रात इन्हीं के घर में सफाई हो जाएगी। रात में चोर आता है और सुनहरी मुर्गी की तलाश करने लगता है। चोर को मुर्गी मिल जाती है, लेकिन घर से बाहर टापते हुए उसकी मुर्गी हाथ से छूट जाती है और टूट जाती है, क्योंकि वो तो मिट्टी की थी। दादी उठ जाती है और शोर मचाती है। अरे कोई है, जल्दी आओ, घर में चोर घुस आया है।
सुमित्रा का बेटा भागा भागा बाहर आता है। बहू भी वहीं खड़ी हो जाती है और जो दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। टूटी हुई सुनहरी मुर्गी देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। सुमित्रा का बेटा टूटी हुई मुर्गी को उठाता है और अपनी माँ को कहता है, माँ, ये क्या है? सुमित्रा अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, सारी उम्र इसी मिट्टी के साथ जिया है, सोचा एक प्यारी सी मुर्गी बनाकर अपने हाथों से उसमें रंग भरकर अपने पास रखूं, एक याद के तौर पर मुझे क्या मालूम था इसका सुनहरा रंग ही हमारे घर में एक चोरी का कारण बन जाएगा रे। सुमित्रा की बहू ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। सुमित्रा का बेटा अपनी पत्नी से कहता है, देख लिया तुमने, माँ बहुत भोली है, उसके पास कोई सच्चा सोना नहीं। अगर सोना है तो मैं हूँ उनका अच्छा और सच्चा सोना, जो उन्होंने तुम्हें दे दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा की बहू को बहुत पछतावा होता है। वो अपनी सास से माफी मांगती है, अपने पति से माफी मांगती है और घर में फिर से खुशहाली छा जाती है और सभी प्यार से रहने लगते हैं। हमें बेवजह कभी भी रंग के आधार पर किसी पर शक नहीं करना चाहिए।